Jai Hind cadets. Today we are going to learn about free radicals versus ions. Few cadets have personally called me and also messaged me in WhatsApp that we want the study of free radicals and ions. मुझे पता नहीं उनको कहाँ से ये मिला, फ्री रेडिकल्स और आयंस के बारे में जानने को क्यों इच्छा हुई। अच्छा लगा कि कोई डिमांड हो तो उसे पूरा करने में भी उस पर वर्कआउट करने में भी मज़ा आता है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए फ्री रेडिकल्स और आयंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत ही हार्मफुल। क्या बोलेंगे हम? फ्री रेडिकल्स बहुत ही हार्मफुल होंगे। ये क्या करेंगे? ये आपके सेल्स को डैमेज करेंगे। ये सेल्स को क्या करेंगे? डैमेज सेल्स। जब आपका सेल्स डैमेज होगा तब आपका सोचिए आपकी उम्र लंबी होगी या घट जाएगी? तो आंसर है कि आपका सेल्स डैमेज होगा तो सेल डाई। सेल अगर डाई करेंगे तो आपका उम्र जो है, जो लाइफ है, वो कम हो जाएगा। तो क्या मैं चाहूँगा या हम चाहेंगे कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बने? नेवर, कभी नहीं। तो आज के इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इतने खतरनाक केमिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर ये बन रहे हैं तो हम उसे कैसे खत्म करें, उनको कैसे समाप्त करें। कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन करें खाने में जिससे कि फ्री रेडिकल्स का बनना कम हो जाए। तो चलिए आपको अंत तक इसकी जानकारी मैं दूंगा कि किस तरह से फ्री रेडिकल्स को आप खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फ्री रेडिकल्स एंड आयंस क्या है। ये देखिए, आप गौर कीजिए कि आपको क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 लिखने की आदत है। आपको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को इस तरह के लिखने की आदत है। आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी O2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि नहीं, मेरे पास हीट हो, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी हो, मेरे पास हीट के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई भी इफेक्ट, जैसे मैंने कुछ पेरोक्साइड इफेक्ट भी डाला हो, तो कोई भी ऐसा इफेक्ट अगर मेरे पास है, जनरली हम लोग हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आप क्लोरीन मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये स्टेबल है। स्टेबल, इसको हम कहेंगे स्टेबल। तो आप इसको क्या कहेंगे? स्टेबल। निश्चित स्टेबल है। तो अगर आप स्टेबल हैं तो आप किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से रिएक्ट करेंगे। आप निश्चित रूप से रिएक्ट करेंगे। तो आज मैं इसी केमिस्ट्री को समझने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। पूरा वीडियो आज हिंदी में है सो दैट कि आप सभी लैंग्वेज वाले बच्चे इसको आसानी से समझ लें। तो स्टेबल होने का मतलब है कि अगर मैं इस क्लोरीन को थोड़ा हीट दे दूं, ये रहा हीट का सिंबल, अगर मैं इसे हीट देता हूं तो क्लोरीन Cl प्लस Cl के फॉर्म में टूटेगा। क्या होता है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी कि क्लोरीन जब भी टूटेगा तो Cl एटम और Cl एटम के ऊपर टूटेगा और साथ साथ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए ये अनइवन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक आ गया। तो इस हिसाब से अगर ऑक्सीजन को आपको तोड़ना हो तो ऑक्सीजन के पास भी वही प्रॉब्लम आएगा।
इसके पास भी हमारे पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लोरीन को लेकर के चलें, नाइट्रोजन को अभी हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेकर के पहले चीज को क्लियर करते हैं कि भाई जब क्लोरीन अगर टूटता है तो ऐसा क्यों टूटता है। आप देखिए, क्लोरीन को जब आप एटॉम उसके पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद करिए कितना होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो उसका अगर आप एटॉमिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे, एटॉमिक कन्फिग्रेशन अगर बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? क्लोरीन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन दिखेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, और लास्ट ऑर्बिट में आपको 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। ये आपका बेसिक स्टडी है। क्लास 11 में जाएंगे तो इसी को आप डेप्थ में पढ़ेंगे। तो पहले आप बेसिक स्टडी समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 7 कुल मिला के 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए 17 इलेक्ट्रॉन में से जो लास्ट ऑर्बिट है ये काफी रिएक्टिव होता है, ये काफी रिएक्टिव होता है। इसको आप समझ गए, रिएक्टिव होता है। ये 7 जो होता है ये ऑलवेज ट्राई करता है 8 होने का। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, इसको कहते हैं ऑक्टेट, यानी 7 हो तो 8 बनेगा, अगर 6 हो तो 8 बनेगा, अगर 5 हो तो 8 बनेगा। यानी कि ये हो गया एक मैजिकल नंबर, है ना। ऑक्टेट एक मैजिकल नंबर है। तो प्रॉब्लम अब 7 को 8 बनाने का है। तो अब यहां पर क्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉन पे हम 7, आउटर ऑर्बिट पे हम 7 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो जरा हम कोशिश करते हैं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ये स्टेबल होते हैं। ये देखिए, एक क्लोरीन हम इधर लिखते हैं, सेम स्ट्रक्चर इसका भी होगा। गौर करिए, 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है, फिर इधर हमें कितना बनाना है, बीच वाला, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और लास्ट ऑर्बिट में कितना बनाना है, 7। ध्यान देना है 3 4 5 6 7। देखिए इसको भी 8 बनना है, इसको भी 8 बनना है, इसको भी बनना है 8, यानी कि ये भी ऑक्टेट बनना चाहता है, ये भी ऑक्टेट बनना चाहता है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन मैं उठाया, बोला मैं बीच में रखता हूं, ये इलेक्ट्रॉन मैंने उठाया और ये भी बोला कि मैं बीच में आ जाता हूं, और ये दोनों क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। ये देखिए पेयर बना लिया। तो जब ये पेयर बनाएगा तो क्या होगा, इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें भी काउंट होगा। तो इसका भी पेयर कीजिए, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। तो दैट इज, ये है क्लोरीन वो। तो 8 8 हो जाने से ये स्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको हीट देता हूं, ये देखिए हीट देने से क्या होता है, ये ऐसे बीचों बीच ब्रेक कर जाएगा। अगर ये बीचों बीच ब्रेक कर गया तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन एक जो यहां आया हुआ था मैं उसको यहां दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आया हुआ था वो यहां दिखाया। तो इस तरह से क्लोरीन अभी ये बन गया हाईली रिएक्टिव। तो जब ये रिएक्टिव हो गया तो मैं जानता हूं कि यही इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना चाहता है, पेयर बनाना चाहता है, किसी के साथ भी पेयर बनाना चाहता है। तो इसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आप थोड़े शब्दों में समझिए, इसको अच्छे से वीडियो बना करके कोवेलेंट बॉन्ड को मैं समझाऊंगा। तो आज का क्लास में फ्री रेडिकल्स हमको देखना है, स्पेशली ध्यान देना है। तो ये जो क्लोरीन का इस तरह का फॉर्मेशन जो हुआ वो क्यों हुआ, ये आप गौर करिए। यहां पर देखिए फिर से आउटर ऑर्बिट में सबसे पहले इन्होंने इस क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर पेयर किया था। तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी काउंट कर रहा था और ये भी क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहा था आउटर ऑर्बिट में। तो ये दोनों अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो वो बन जाएंगे स्टेबल क्लोरीन।
लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीचों बीच अगर कोई विपत्ति आ जाए, लाइक हीट और ये इलेक्ट्रिसिटी या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट अगर मैं डाल दूं, तो ये टूट सकता है ना। तो देखिए ये मैंने तोड़ दिया, अब ये तोड़ दिया तो ये ब्रिज टूट गया। अब ये ब्रिज टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था, ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन को मैं अगर यहां दिखा रहा हूं तो आप परेशान ना होंगे, क्योंकि इसके साथ साथ देखिएगा ये दो पेयर्ड में है, ये दो, बहुत ध्यान से देखिए, ये दो पेयर्ड है, ये दो पेयर्ड है और ये भी दो पेयर्ड है। तो बच कौन गया यहां पर? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। तो आज से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी कोई एटम, सपोज दैट मैंने ए एटम लिखा, ठीक है, और मैंने लिखा ए, इसके सर पे लगाया मैंने एक सितारा या तारा, मैंने कुछ लगाया, तो दोनों में अंतर क्या है बताइए? दोनों में अंतर आप ये कहिएगा कि जब ये आपका इस तरह का फॉर्मेशन से, जैसे ही वो ये फॉर्मेशन में आया और आपने इसके बॉडी में एक ऐसा डॉट लगाया, तो कहने का मतलब है ये बन गया फ्री रेडिकल। समझ में आया? तो अगर सपोज दैट कि आपको B2 कोई केमिकल है, आपने उसे तोड़ करके लिखा B+B और सर पे एक एक टीका लगा दिया, तो इसका मतलब ये बन गया फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को पहचानना केमिस्ट्री में अब आसान हो गया। फ्री रेडिकल को मैं पहचान लिया, देख लिए ना फ्री रेडिकल क्या होता है, ये कितना आसान होता है पहचानना। और कैसे मैंने ये डॉट को समझा, कैसे समझा, फिर से समझाइए मुझे। ऐसे समझाना है कि लास्ट ऑर्बिट में इसके सारे दोस्त पेयर्ड होंगे, इसके सारे दोस्त पेयर्ड होंगे। तो जो दोस्त अनपेयर्ड होगा, जैसे टूटने के बाद जो अनपेयर्ड होगा, वो डॉट बन के दिखाता है कि मैं अनपेयर्ड हूं, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, ऐसे स्थिति में ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। क्लोरीन का एग्जाम्पल को आप समझ करके पहले इसको ब्रेन में इंस्टिल कीजिए, समझिए इसको। इसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ गया कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स, अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, तो अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लूं तो क्या उसमें आप फ्री रेडिकल्स बना सकेंगे? तो सपोज दैट कि मैंने लिया ऑक्सीजन O2, तो अब बताइए कि O2 का कैसे बना होगा। अब O2 को बनाने के लिए आप सोच सकते हैं कि इसमें दो ऑक्सीजन एटम आपस में इस तरह से आए होंगे। इसका सबसे पहला नॉलेज आपको यह रखना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो जो जितना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा, इसका और इसका दोनों का बराबर होगा, एक ही जैसा होगा। तो बताइए कोई, करेक्ट, आपने सही समझा। इसका एटॉमिक नंबर है 8, सही है। और इसका कितना एटॉमिक नंबर होगा? ये भी होगा 8। क्लियर? क्योंकि हमारे पास इसके पहले कौन आता है पीरियोडिक टेबल में? नाइट्रोजन 7 होता है उसका, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 9। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है, तो अब चलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो सपोज दैट आपका इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो जाना ही जाना है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आया, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूं ना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। पहले आप आज के टॉपिक को आप समझ लो, रट लो, ठीक है। इतना पहले समझाने लायक आप हो जाओ कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 8 में 2 तो खत्म हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया, तो बचा कितना? बचा कितना आपके पास? 6। तो 6 बचे ना, तो 6 बचे, तो यहां पर हो गया ये 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह से अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और ये इसके पास भी अगर आपके पास 2, 4 और 5 और 6, तो क्या ये स्टेबल होगा? अभी ये स्टेबल है? तो हम कैसे समझेंगे कि ये स्टेबल नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 8 होना है। इसको कितना होना है? 8 होना है। इसको भी कितना होना है? 8 होना है। करेक्ट?
तो अब इसको 8 होना है, इसको 8 होना है, तो अब हम 8 कैसे करेंगे? तो चलिए 8 करने के लिए हम लोग क्या करें, इसके इलेक्ट्रॉन को, कोई एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके मैं बीच में लाया, तो इसके सामने वाले इलेक्ट्रॉन को उठा करके मैं बीच में लाया, ठीक है, और बोला भाई आप लोग दोनों पेयर बना लो। तो चलिए पेयर बना लिया। फिर मैं काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 हो रहा है। फिर इधर वाला भी वही हाल होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 हो रहा है। तो यानी कि अभी 8 बनाने के लिए अगर मैं बोलूं कि भाई तुम भी निकलो और यहां पर आ जाओ, तो इसके बगल वाले को भी मैं बोलूं तुम भी निकलो, यहां पर आ जाओ, तो अब यहां आने से क्या होगा, ये एक पेयर बनाएगा। देखिए एक पेयर ये बनाया, तब ये ऑक्सीजन बिल्कुल पेयर में बन गया, ये ऑक्सीजन बिल्कुल पेयर में बन गया। तब ये ऑक्सीजन जब पेयर बना तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 हो गया, ये भी उसी तरह 8 हो गया। तो ऑक्सीजन को जनरली हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से लिखना, ये आपको सीखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को, O2 को आप कैसे दिखाओगे। तो उस तरह से हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं उस पर फिर से एक बार आया जाए। अब यहां देखिए, सपोज दैट कि आपने लिखा C और ये लिखा H3, तो इसको केमिस्ट्री में हम कहते हैं मिथाइल, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल, ठीक है। फिर जाते हैं, अब बताइए इसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, अब इसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, तो इसको करेक्ट आपने समझा, इसको कहते हैं इथाइल, ओके। तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ओके, और ये इथाइल ग्रुप हो गया। तो ये देखिए ये मिथाइल रेडिकल है, इसको ग्रुप भी कहते हैं और साथ साथ में इसको कहते हैं रेडिकल। लेकिन अगर मिथाइल को आपने लिख दिया CH3 डॉट, तब तो गया ये काम से। अब ये बन गया रेडिकल के जगह पे फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल अगर आप C2H5 के सर पे आप अगर इतना लिख दिए तो ये बन गया फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल आप बनाना तो सीख गए कि किस तरह से फ्री रेडिकल समझा जाता है। यानी फ्री रेडिकल का मतलब है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है। अगर एक अनपेयर्ड आप इलेक्ट्रॉन दिखा दिए जिसका कोई पार्टनर नहीं है, तो ऐसे पूरे ग्रुप बन जाते हैं फ्री रेडिकल। और यही फ्री रेडिकल जब हमारे शरीर में बनते होंगे तो ये क्या करते हैं, सपोज दैट ये देखिए सेल्स है ना, हमारे बॉडी का एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्मा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या करेंगे, इस तरह के फ्री रेडिकल्स आएंगे और सेल को डैमेज करेंगे। सेल के ये एरिया, यानी कि यहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए छिपा हुआ, इसको डैमेज कर देंगे। ये सोचो इतने खतरनाक होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जब सेल्स को डैमेज करेंगे इस तरह से, तो सेल्स का लाइफ क्या हो जाएगा, लाइफ रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ में आ रहा है कि फ्री रेडिकल्स क्यों हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। अब रहा क्या कि ऐसे फ्री रेडिकल्स का सोर्स क्या है, कहां कहां से मैं ऐसे फ्री रेडिकल्स अपने शरीर में जमा करूं जहां से मेरा शरीर को ये नुकसान पहुंचेगा। तो देखिए फ्री रेडिकल्स का जो सोर्स होता है वो होता है एक्सरे का रेडिएशन। यानी कि जो एक्सरे होता है, जो हम एक्सरे कराते हैं, अगर आप उसके आसपास बहुत ज्यादा रहोगे तो उस तरह के रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन, ये सभी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। तो आप उससे दूर रहना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप स्मोकर हो, स्मोकर है ना, अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकर्स को भी फ्री रेडिकल से डरना चाहिए, क्योंकि स्मोकर्स लोगों के बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, जिसके कारण उनका सेल्स डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। और अगर आप बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन में हो, बहुत ज्यादा अगर आप एयर पॉल्यूशन में हो, तो भी आपको फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनेंगे। तो आप देखिए फ्री रेडिकल्स को कैसे बना सकते हैं, क्या ये बनाना सही है?
तो मेरे ख्याल से तो हम अपने शरीर की सेल्स को डाउन तो करना नहीं चाहेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि वो हेल्दी रहे। तो अगर आप ऐसे चीज़ों से दूर रखोगे, स्मोकिंग से, धुएं से दूर रहो, एयर पॉल्यूशन से दूर रहो, आप एक्सरे के रेडिएशन से दूर रहो, अनवांटेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो हमारे वातावरण में फैले रहते हैं, उनसे अगर आप दूर रहोगे तो आपका बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन गए तो आप उसको दूर कैसे करोगे? तो देखिए, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी और विटामिन ई को भोजन में लेंगे। विटामिन सी और विटामिन ई को हम कहते हैं, ये टर्म देखिए, ये टर्म हम कहेंगे, विटामिन सी को हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। इसको कहेंगे आज से हम एंटीऑक्सीडेंट। तो ये रहा एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हो विटामिन ई और विटामिन सी, तब ये क्या करेंगे? स्कैवेंजर है, स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल्स, है ना, फ्री रेडिकल्स, है ना। जैसे कि कौवे को देखते हो किस तरह से वो रास्ते की गंदगी को साफ कर देता है, हाँ, किस तरह से वो स्कैवेंजर का काम करता है। इसी तरह से ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, अगर हम हर दिन नींबू का रस लेंगे, आंवला का जूस लेंगे, या हम मछली का तेल लेते हैं, अंडा खाते हैं, तो वहाँ से, या कोई भी मिनरल्स, या भोजन में हम अगर भोजन के बाद अगर हम फल खाते हैं, तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स बनेंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स इसको डैमेज करेंगे, इसको किल करेंगे, इसको नष्ट कर देंगे। तो ये रहा फ्री रेडिकल्स का क्लास। आज का वीडियो अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूं तो लंबा हो जाएगा। मैं बता दूं कि अगले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बात होगा, और वो है कि फ्री रेडिकल्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कब कहेंगे, ऑक्सीडेंट्स क्या होता है, या उसको रिडक्टेंट कब कहेंगे, रिडक्टेंट्स क्या होते हैं, इसको आसान लैंग्वेज में समझेंगे। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? यस, आपने सही समझा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो पहले आप आज ये समझिए फ्री रेडिकल्स क्या है, कैसे इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। ये छोटा सा ही चीज हमने समझाया, ये बहुत बड़ा नहीं है कि जिसपे आप परेशान हो जाओ और याद ना कर पाओ, क्योंकि अभी आपको आयंस पढ़ना है मेरे से। तो फ्री रेडिकल्स का क्लास अभी मैं खत्म नहीं करूंगा, अगले वीडियो में मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि फ्री रेडिकल्स में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट का क्या यूज है, कैसे इसको हम समझेंगे। अगर आप ऐसे दो टर्म्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, और फिर आप आयंस को भी उसी लेवल पे समझ पाओगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री रेडिकल्स में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट का टर्म को किस तरह से यूज किया जाता है, और उस वक्त हम आयंस को उसके साथ रिलेट कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करना था, मैंने किया। इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए।